अब तक हम परावर्तन की परिभाषा पढ़ चुके हैं, परावर्तन के नियम पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे आज गोलीय दर्पण। इससे पहले हम दर्पण पढ़ चुके हैं। परावर्तन हमेशा एक तरफ परावर्तक पॉलिश होती है अर्थात दर्पण द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए ये एक दर्पण है, ऐसा कांच का टुकड़ा जिसके एक तरफ परावर्तक पॉलिश की गई हो, दूसरा पृष्ठ उसका परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे तो उसे अपन दर्पण कहते हैं। ऐसा कांच का टुकड़ा या ऐसा समतल कांच का टुकड़ा जिसके एक तरफ परावर्तक पॉलिश हो जबकि दूसरा इधर वाला पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे। परावर्तक पृष्ठ का मतलब हो गया कि जब कोई प्रकाश की किरण इधर से आए तो टकराकर वापस उस इधर लौट जानी चाहिए। ऐसा अगर कोई कांच का टुकड़ा है तो उसे अपन दर्पण कहते हैं। यहाँ पढ़ रहे हैं अपन गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण है जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो। यहाँ हम दो पृष्ठ पढ़ रहे हैं, एक वाला इधर वाला पृष्ठ और एक हो गए यहाँ पे। इन दोनों पृष्ठों में से कम इधर वाला या इधर वाला एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए, मतलब गोलाकार होना चाहिए, तब उसे अपन गोलीय दर्पण कहेंगे। जैसे मैं चित्र बना के बता रहा हूं, यहां अपन ध्यान से देखें तो इसका ये बाहर वाला पृष्ठ गोलीय है जिस पर हमने परावर्तक पॉलिश की है। इस प्रकार का दर्पण क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण जब दोनों पृष्ठ समतल हो और एक तरफ परावर्तक पॉलिश हो तो उसे अपन समतल दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अवतल दर्पण। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश की गई हो। ये देखिए, जैसे ये दर्पण आपके सामने गोलीय दर्पण है, एक पृष्ठ गोलाकार है लेकिन इसके बाहर वाले पृष्ठ पर अगर परावर्तक पॉलिश की गई और अंदर वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे तो इसे कौन सा दर्पण बोलेंगे? अवतल दर्पण। दूसरी परिभाषा होती है उत्तल दर्पण। दो ही प्रकार है। उत्तल दर्पण किसे कहा जाता है? उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसके अंदर वाले पृष्ठ पर, देखो इसका भीतरी भाग जैसे चम्मच का अंदर वाला भाग है, जैसे चम्मच माने तो चम्मच के अंदर वाला भाग, ये चम्मच के बाहर वाला भाग, अंदर वाले भाग पर परावर्तक पॉलिश की गई और बाहर वाला भाग, उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करे तो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। हम यहाँ अब तक पढ़ चुके हैं समतल दर्पण की परिभाषा, गोलीय दर्पण की परिभाषा। अवतल गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। हमारा ये दर्पण है, इससे संबंधित कुछ 6 परिभाषाएं हैं, वो 6 परिभाषाएं अपन क्लियर कर रहे हैं। देखिए, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा है ध्रुव। ध्रुव को ओ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैं एक दर्पण का चित्र बना रहा हूं, आपके सामने इसके बाहरी पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश की गई है, बाहरी पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश होती है, इसका मतलब हो गया ये अवतल दर्पण है। परिभाषा अपनी चल रही है ध्रुव की। ऐसा गोलीय दर्पण, चाहे वो उत्तल है चाहे अवतल है, दोनों में समान परिभाषाएं लागू होती है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये इधर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ है, उधर पॉलिश की गई है, ठीक है। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ इधर वाला है, इसका मध्य बिंदु, अर्थात किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। कंप्लीट। दोबारा रिपीट करके बता रहा हूं, ऐसा गोलीय दर्पण कोई भी हो, उसके परावर्तक पृष्ठ, जैसे अवतल की बात की जाए, उत्तल की बात की जाए तो उत्तल में अंदर की तरफ परावर्तक पॉलिश होती है, बाहरी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये भाग इधर वाला, इसका परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करेगा। तो इसका जो मध्य बिंदु होगा, सेंटर का बिंदु, वो सेंटर का बिंदु उसका क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। यह अवतल में हो गया, ये अवतल में, ये उत्तल में। सेकंड परिभाषा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सपोज करें अपन एक दर्पण लें और इस दर्पण को अपन एक गोला मान लें। ये हमारे पास एक दर्पण है,
गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण को संपूर्ण रूप से अपन एक गोला मान लें तो ये बन जाएगा हमारे पास एक वृत्त। वृत्त में अपन जो मध्य का बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? केंद्र बिंदु कहते हैं। अपरिभाषा शुद्ध वक्रता केंद्र की आ जाएगी। अगर अपन दर्पण को एक गोला मान लें तो उस गोले का केंद्र बिंदु दर्पण के लिए, उस गोले का केंद्र बिंदु दर्पण के लिए वक्रता केंद्र का कार्य करता है। इसको C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु हो गया O। कंप्लीट। अगर दर्पण को अपने गोला मान ले तो गोले का केंद्र बिंदु दर्पण के लिए वक्रता केंद्र का कार्य करता है, इसे वक्रता केंद्र कहा जाता है। तीसरी परिभाषा, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल R द्वारा। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा होगी, ये हमारे पास अवतल दर्पण, ये परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु O अर्थात ध्रुव है। इसको संपूर्ण रूप से गोला मान लें तो लगभग इसका ये मध्य बिंदु आ जाएगा C अर्थात वक्रता केंद्र। C व O के बीच की दूरी, C व O के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात अगर गोला मान ले तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आ जाएगी त्रिज्या, जिसको अपन वृत्त में त्रिज्या बोलेंगे। यहाँ ये दर्पण के लिए क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। शुद्ध परिभाषा देनी हो दर्पण से संबंधित तो अपन ये लिखेंगे कि ध्रुव और C अर्थात ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी कहलाती है R, वक्रता त्रिज्या। चौथी परिभाषा होगी हमारी मुख्य अक्ष। ये हमारा गोलीय दर्पण हो गया। ये गोलीय दर्पण से O अर्थात ध्रुव है। मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव से निकलने वाली सीधी काल्पनिक रेखा, दर्पण के ध्रुव से निकलने वाली सीधी काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट 5 नंबर परिभाषा, मुख्य फोकस। ये हमारा दर्पण हो गया, ये इसका ध्रुव है। ध्रुव से निकलने वाली मुख्य रेखा हो गई मुख्य अक्ष, काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष हो गई। मुख्य फोकस की परिभाषा, मुख्य फोकस को दर्शाते हैं कैपिटल F द्वारा, पहली ABCD के F द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य फोकस की परिभाषा, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, जैसे ये कोई प्रकाश की किरण है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात यहां से इसका परावर्तन होगा, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ इधर वाला है, यहां से टकराकर वापस इसी माध्यम में लौट आएगी, परावर्तन इसी को बोलते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, यह मुख्य अक्ष के इस बिंदु से होकर जा रही है, उसे मुख्य फोकस कहा जाता है। रिपीट दोबारा कर रहा हूं, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहा जाता है। नेक्स्ट परिभाषा 6 नंबर, फोकस दूरी। फोकस दूरी को दर्शाते हैं स्मॉल f द्वारा। परिभाषा आपके सामने इधर है। ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया इसका ध्रुव है। हम पर बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो ये आ गई कोई मुख्य अक्ष के समानांतर। पूर्व की परिभाषा, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो जाएगी कहाँ से? फोकस से होकर। ये मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। हम बता रहे हैं यहाँ परिभाषा फोकस दूरी की स्मॉल f की परिभाषा हो जाएगी किसी भी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, ये दूरी, ये कहलाती है फोकस दूरी। इसे स्मॉल f द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं संपन्न हो चुकी हैं। अब अपन पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण से पहले हमने पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो मैं शुरू कर रहा हूं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। देखो अपन जो भी प्रतिबिंब बनाएंगे गोलीय दर्पण से उसके निश्चित नियम होते हैं, उन नियमों के तहत ही अपन प्रतिबिंब बनाएंगे। उन नियमों का पालन 100% किया जाएगा। बिना नियमों के पालन के कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि फोकस दूरी को समायोजित करेंगे अपन। तो फोकस दूरी को जैसे ही अगर लेंस की फोकस दूरी को या दर्पण की फोकस दूरी को समायोजित करेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो आगे पीछे बनता है। उसको समायोजित करने के जो नियम हैं वो नियम 4 है। प्रथम नियम बात करें अपन, फर्स्ट नियम की बात करता हूं मैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों से बता रहे हैं। ये अवतल दर्पण है और ये फर्स्ट नियम उत्तल दर्पण। बाहर की तरफ परावर्तक पोलिस है, इसका मतलब अवतल हो गया। अंदर की तरफ परावर्तक पोलिस मतलब उत्तल हो गया। ये इसकी बात करें ओ, ये इसका ओ। ये बात करें इसकी मुख्य अक्ष, यहाँ से इसका मुख्य अक्ष हो गया। नियम नंबर 1, प्रथम नियम। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात यहाँ से इसका परावर्तन होगा, वो हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। नियम नंबर 1 कंप्लीट। हम नियमों में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट नियम यही है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो वो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। चूंकि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी, उत्तल से आभासी बनते हैं। उत्तल से भी अपन बना के दिखा रहे हैं। जैसे नियम नंबर 1, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है प्रकाश की किरण। यह भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है। ये कहाँ से होकर जानी चाहिए? फोकस से होकर जानी चाहिए। लेकिन इसका एफ इधर रखा है हमने, इसका एफ इधर रखा है, जबकि इसका परावर्तक पृष्ठ इधर होता है। अवतल और उत्तल में यही फर्क है। जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, जब इसमें दर्पण के सामने बनता है। यहाँ से ये इसका एफ मान ले। तो नियम क्या कहता है अपना, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो वो फोकस से होकर ही जानी चाहिए। ये लो, फोकस से होकर ही जाएगी, क्योंकि इधर तो परावर्तक पोलिस की गई है तो चित्र आभासी बनेगा, क्योंकि वास्तविकता में तो बन ही नहीं सकता। क्योंकि जब किसी प्रकाश के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए तो छाया बनती है। इसका मतलब यहाँ परावर्तक पोलिस आ गई तो छाया बन गई। इसका मतलब कैसा चित्र बनेगा? आभासी। जबकि अपना नियम कंप्लीट होना चाहिए। नियम यही कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी फोकस से होकर जाएगी। ये यहाँ से ऐसे निकलेगी। ये आने वाली दिशा हो गई, ये जाने वाली दिशा हो गई। लेकिन कहाँ से होकर? फोकस से होकर। हमें इसका सिर्फ आभास होता है। देखो फोकस से होकर जा रही है सीधी। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 है वो नियम नंबर 1 का जस्ट उल्टा है। नियम नंबर 2 नियम नंबर 1 का जस्ट उल्टा है। जैसे ये पहला नियम था, जब कोई प्रकाश की मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो फोकस से होकर जाएगी। तो नियम नंबर 2, जब कोई प्रकाश की किरण, ये इसका एफ मैं पहले लिख देता हूँ। जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है, आने वाली दिशा होगी, फोकस से होकर आ रही है। जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर आ रही है तो मुख्य अक्ष के परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। ये अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से बात करते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर आ रही है, सपोज करिए कि ये फोकस से होकर यहाँ तक आ रही है। मैं उल्टा चित्र बना देता हूँ। जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर आ रही है फोकस से होकर, तो मुख्य अक्ष के क्या हो जानी चाहिए? समांतर हो जानी चाहिए। ये यहाँ से होकर निकलेगी। नियम नंबर 2 कंप्लीट हो गए। नियम नंबर 3, ये इसका एफ, इसकी डबल दूरी आ रही है, वक्रता त्रिज्या ले लेते हैं। नियम नंबर 3 है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो बिना मुड़े वापस उसी दिशा में लौट जाती है। ये नियम नंबर 3।
नियम नंबर 3, उत्तल दर्पण से नियम नंबर 3 हो जाएगा, ये आपका O, ये F और ये C। जब कोई प्रकाश की किरण, वही नियम है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आती है, ये आने वाली दिशा, तो बिना मुड़े वापस विचलित हो जाती है, उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये उत्तल से, अवतल से और ये उत्तल से। नियम नंबर 4 लास्ट और अंतिम, ये इसका O। या उत्तल दर्पण से बात की जाए, उत्तल से बात की जाए तो ये उत्तल का O। जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुवों पर आती है, जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुवों पर आती है तो मुख्य अक्ष से जितने डिग्री का कोण बनता है, परावर्तन के पश्चात भी उतने ही डिग्री के कोण मुख्य अक्ष से प्राप्त होगा। नियम नंबर 4, ये उत्तल से पढ़ते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुवों पर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष से जितने डिग्री का कोण बनेगा, परावर्तन के पश्चात भी उतने ही डिग्री का कोण प्राप्त होता है। इस प्रकार 4 नियम है हमारे पास, 4 उत्तल से और 4 अवतल से। दोबारा रिपीट करके फिर एक बार बता रहा हूं मैं, दोबारा ध्यान से देखना। पहला नियम, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से होकर जाएगी। नियम नंबर 2, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। नियम नंबर 3, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी, वक्रता केंद्र C से होकर आएगी तो वो बिना मुड़े वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। नियम नंबर 4, जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुवों पर आएगी तो मुख्य अक्ष से जितने डिग्री का कोण बनेगा, परावर्तन के पश्चात उतने ही डिग्री का कोण बनता है।